हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। रोज सुबह 5:30 बजे टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा ही वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम पढ़ाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जंगरोधी स्टील क्या है? ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है मिश्र धातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंगरोधी स्टील क्या है। तो जंगरोधी स्टील मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो स्टील होता है ये लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, इसे आपको याद रखना है। और स्टील में कभी भी जंग नहीं लगता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 13। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोडियम होता है ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसीलिए इसे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? ए ऑप्शन है यौगिक, बी ऑप्शन है आयन, सी ऑप्शन है अणु, डी ऑप्शन है मिश्रण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? तो अणु बनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि उस समीकरण को क्या कहते हैं जिसके अभिकारक के परमाणु संख्या और प्रतिफल के परमाणु संख्या बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है असंतुलित रासायनिक समीकरण, बी ऑप्शन है संतुलित रासायनिक समीकरण, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उस समीकरण को क्या कहते हैं जिसके अभिकारक के परमाणु संख्या और प्रतिफल के परमाणु संख्या बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक के परमाणु संख्या और प्रतिफल के परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है दुर्बल अम्ल, बी ऑप्शन है प्रबल अम्ल, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6
6 नंबर प्रश्न है कि पेट में अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है एंटासिड का, बी ऑप्शन है एंटीबायोटिक का, सी ऑप्शन है दर्दनाशक का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेट में अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एंटासिड क्षारीय होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि चूना जल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 10.5, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 6.5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चूना जल का पीएच मान कितना होता है। तो चूना जल का पीएच मान 11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और दूध का पीएच मान 6.5 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल का, बी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल का, सी ऑप्शन है मैलिक अम्ल का, डी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है लवण, सी ऑप्शन है क्षार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो क्षार कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है मैलिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिरका, सी ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं। तो सिरका कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो ये चींटियों में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है। ए ऑप्शन है पेट से, बी ऑप्शन है छोटी आंत से, सी ऑप्शन है बड़ी आंत से, डी ऑप्शन है मुख गुहा से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है। तो मुख गुहा से शुरू हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है। तो छोटी आंत में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए ऑप्शन है वृक्क, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है प्लीहा, डी ऑप्शन है हृदय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत यानी लीवर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वृक्क का संबंध किससे है। तो उत्सर्जन से है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि वैसा श्वसन जो वायु के अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है वायवीय श्वसन, बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा श्वसन जो वायु के अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वैसा श्वसन जो वायु के उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14
14 नंबर प्रश्न है कि श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों का क्या होता है। ए ऑप्शन है संश्लेषण, बी ऑप्शन है दहन, सी ऑप्शन है विघटन, डी ऑप्शन है परिवर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों का क्या होता है, तो विघटन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि जाइलम किस ओर गति करता है। ए ऑप्शन नीचे से ऊपर की ओर, बी ऑप्शन है ऊपर से नीचे की ओर, सी ऑप्शन है दोनों तरफ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाइलम किस ओर गति करता है, तो नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जाइलम होता है ये पेड़ पौधों में जल का परिवहन करता है, इसे आपको याद रखना है। और जो फ्लोएम होता है ये नीचे से ऊपर भी गति करता है और ऊपर से नीचे की तरफ भी गति करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों में जल में घुले खनिज लवण का परिवहन कौन करता है। ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों में जल में घुले खनिज लवण का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्लोएम होता है ये भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ए ऑप्शन है परासरण के द्वारा, बी ऑप्शन है चलनी नलिकाओं के द्वारा, सी ऑप्शन है विसरण के द्वारा, डी ऑप्शन है जाइलम के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है तो विसरण के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है। ए ऑप्शन है धमनियां, बी ऑप्शन है सिराएं, सी ऑप्शन है छोटी आंत, डी ऑप्शन है ग्रासनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है, तो सिराएं करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो धमनियां होती हैं ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पादपों में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहता है। ए ऑप्शन है पत्तियों में, बी ऑप्शन है छालों में, सी ऑप्शन है कोशिका में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादपों में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहता है, तो छालों में संचित रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि एंड्रोजन है। ए ऑप्शन है नरलिंग हार्मोन, बी ऑप्शन है स्त्रीलिंग हार्मोन, सी ऑप्शन है पाचक रस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एंड्रोजन है, तो जो एंड्रोजन है ये नरलिंग हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है वक्रता केंद्र, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है द्वारक, डी ऑप्शन है फोकस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और द्वारक किसे कहते हैं, तो दर्पण के लंबाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर सके उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है पारदर्शी पदार्थ, बी ऑप्शन है अपारदर्शी पदार्थ, सी ऑप्शन है परभासी पदार्थ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार न करे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अग्रदीप किसे कहा जाता है, तो इसे हेडलाइट कहा जाता है। और हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है पानी का, बी ऑप्शन है वायु का, सी ऑप्शन है हीरा का, डी ऑप्शन है सेंधा नमक का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, इसे आपको याद रखना है। और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है मीटर इनवर्स, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर इनवर्स होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेंस का एक और एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण 50 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि आपतन कोण 50 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण ज्ञात करें। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण 50 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस में धन या ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। ए ऑप्शन है बैटरी में, बी ऑप्शन है एमीटर में, सी ऑप्शन है कुंडली में, डी ऑप्शन है वोल्ट मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस में धन या ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है समय का, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, डी ऑप्शन है विद्युत शक्ति का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है टंगस्टन का,
बी ऑप्शन है नाइक्रोम का, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, डी ऑप्शन है तांबा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको याद नहीं होगा, तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न, और होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। ए ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।